हेलो गाइस। तो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी के जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे। लगभग 50 के आसपास हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करेंगे। आई होप आपने अच्छे से पॉलिटी जो है वो पढ़ ली होगी, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी के या किसी भी सेंटर लेवल के एग्ज़ाम हो, जो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। ठीक है, आज हम जितने भी बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं हम सभी अटैम्प्ट करेंगे। लगभग 50 एमसीक्यूज रहेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करना, देन उसके बाद खुद ट्राई करना अटैम्प्ट करने की। बाकी ऑप्शन में उसके बाद आंसर में साथ में बता दूंगा। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, सो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? हमारा भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया था? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 या फिर 15 अगस्त 1947 या फिर 2 अक्टूबर 1949। इसका राइट सबसे पहले खुद अटैम्प्ट कीजिए, आंसर में साथ साथ में बता दूंगा। इसका राइट आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को, जो कि भारत का संविधान जो है वो अडॉप्ट किया गया था और 26 जैन को वो इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया था और 26 नवंबर 1950 को ये इन्फोर्स किया गया था। ओके, सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज नोन हैज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत संविधान के निर्माता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। ठीक है, जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो हमें इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? वो करता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, भारत जो है वो सोवरन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। ठीक है, सोवरन का मतलब यह है कि भारत जो है वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, कोई भी एक्सटर्नल पावर उसके ऊपर नहीं है। ओके, देन सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि भारत में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके की जो है इकोनॉमी वो वर्क करती है। सेकुलर का मतलब है कोई भी यहाँ पे जो धर्म है वो सुप्रीम नहीं है, हर धर्म को इक्वल राइट है और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है यहाँ पे कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उन्हें यहाँ पे अधिकार है राइट टू वोट का और अपनी सरकार चुनने का, हर व्यक्ति को यहाँ पे वोट देने का अधिकार है। ठीक है, और रिपब्लिक का मतलब यह है कि एक जो सरकार है अगर वो चुन के आई है तो उसे दोबारा से एक पार्टिकुलर टर्म तक ही वो अपनी सरकार चला सकती है, उसके बाद उसे दोबारा से री इलेक्ट होके आना पड़ेगा। ठीक है, सो ये था पूरा ओवरव्यू जो कि मैंने आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स? कौन भारत का संविधान का कौन सा पार्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट थर्ड जो है वो भारत के संविधान का जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? जो कि है यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जो कि एक जो है राइट टू प्रॉपर्टी उसे हटा दिया गया है। सो अभी प्रेजेंटली यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स ही हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट टू एजुकेशन जो है कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल 19, 21, 21 है या फिर 32। यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21A। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज ब्रोड फ्रॉम। जो कि भारत का संविधान है वहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप चाहे फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, ये यहाँ पे जो इसका प्रावधान है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है और उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा तोड़ मोड़ के यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, ये कहाँ से ब्रोक किया गया है? वो किया गया है यूएसए से। ठीक है, यूएसए से आप याद रख सकते हो, एक सुप्रीम पावर है यूएसए, इस तरीके से बोल सकते हैं हम, मतलब
तो याद करने के लिए आप ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए काफ़ी पावरफुल एक वेपन की तरह वर्क करते हैं, तो उसके लिए आप यूएसए से याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिए गए हैं? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वो दिए गए हैं पार्ट 4 में। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीपीएसपी, इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर नहीं आता है? तो वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी डीपीएसपी के अंडर नहीं आता है। बाकी सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, राइट टू वर्क है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, ये सभी डीपीएसपी के अंडर आते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड इन विच अमेंडमेंट एक्ट, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें नहीं थी। ठीक है, तो कौन से उसके बाद जो है अमेंडमेंट करके यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन की गई थी। ठीक है, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई हैं वो ही हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ठीक है, अगर भारत के लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनके पास कुछ ड्यूटीज भी हैं जो उन्हें निभानी होती हैं। ओके, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर एट प्रेजेंट? ठीक है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सो वो हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि हमारे एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब जो हमारे एमएलए होते हैं। ठीक है, एमएलए और एमपी मिलके जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट का कितना टेन्योर रहता है? यहाँ पे वो रहता है 5 साल। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, 5 ईयर का टेन्योर हमें देखने को मिलता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट की ओथ कौन करवाते हैं? वो करवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की ओथ करवाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया लाइज विद, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसे बोला जाता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो रियल प्रेसिडेंट बोला जाता है वो बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? वो किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें जो है आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है, कुछ ऐसा इशू बना हुआ था। ठीक है, इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आवाज़ जो है वो आपको क्लियरली आए। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो होते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है, उन्हें वहाँ पे राज्यसभा में जो है जवाबदेही होती है। ओके, लोकसभा माय बैड, लोकसभा सॉरी। ठीक है, सो लोकसभा इज आल्सो नोन हैज, लोकसभा को कौन सा हाउस भी बोला जाता है? और क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल एंड लोअर हाउस भी बोला जाता है लोकसभा को। अपर हाउस राज्यसभा को बोला जाता है, देन लोअर हाउस जो है वो लोकसभा को बोला जाता है, देन हाउस ऑफ द पीपल भी लोकसभा को ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की? वो है 552। ठीक है, 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की। ठीक है, जिसमें से 530 जो है वो इलेक्टेड है, बाकी कुछ प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। सो चलिए नेक्स्ट पे। राज्यसभा इज ए, राज्यसभा कौन सा हाउस है? परमानेंट हाउस, टेम्पररी हाउस, डिसॉल्वेबल हाउस या फिर एडवाइजरी हाउस? जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है और उसका टेन्योर जो है वो 6 साल का रहता है, जबकि लोकसभा का जो टेन्योर है वो हमें 5 साल का देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंबर ऑफ राज्यसभा
सॉरी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ, यहाँ पे मैंने आपको बताया राज्यसभा के मेंबर का जो टर्नूर रहता है वो रहता है 6 ईयर, एंड लोकसभा के मेंबर का जो टर्नूर है वो रहता है 5 ईयर। ओके, सो चलिए, हु इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? वो किया गया था 1950 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं जल्दी से करवा रहा हूँ कि फालतू का टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, जो मेन मुद्दे की बात है हम उसे कंप्लीट करके नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया है, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट? देन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे हाईएस्ट जज हैं, चीफ जस्टिस, उन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर इलेक्शन कमीशन के पास? वो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। द आर्टिकल गिव्स द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट। कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने के लिए? ठीक है, वो देता है आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 है जो है वो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को जो है रिट इशू करने के लिए। ठीक है, सो हाई कोर्ट कैन इशू रिट। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है उसी तरीके से हाई कोर्ट भी रिट इशू करता है, जबकि हाई कोर्ट की जो रिट है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, मतलब कि ज़्यादा उसमें पावर्स देखी जाती हैं हमें। तो कौन से आर्टिकल के तहत वो रिट इशू करता है हाई कोर्ट? वो करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी 226 के तहत। ठीक है, 226 के तहत। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, गवर्नर ऑफ ए स्टेट, जो स्टेट का गवर्नर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द नॉर्मल टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी नॉर्मल टर्म क्या होती है? वो होती है 5 ईयर। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज़ वाई कैमरल लेजिस्लेचर? कौन से स्टेट का वाई कैमरल लेजिस्लेटर है इनमें से? ठीक है, यहाँ पे जैसे कि सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलता है, वैसे ही हमें स्टेट में दो देखने को मिलता है। एक तो सबसे पहले हमें स्टेट असेंबली देखने को मिलती है, देन उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं दो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटका। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश अंडर, इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो कौन से आर्टिकल के तहत इस्टेब्लिश किया गया है? वो किया गया है 324 के तहत। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसे कौन अपॉइंट करता है? वो करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वोटिंग एज इन इंडिया, वोटिंग एज क्या है इंडिया में? वो है 18 ईयर। ठीक है, 18, जबकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे भारत में 18 साल के ऊपर हो जाता है तो उसे वोट का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी जात का है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो हैंडीकैप है, चाहे कुछ भी है। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे 18 साल के ऊपर होता है तो उसे 100% वोटिंग का राइट मिलता है। ठीक है, चलिए। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी ईयर, फाइनेंस कमीशन कितने साल बाद रीअपॉइंट किया जाता है? कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है आप बोल सकते हो? वो किया जाता है 5 साल के लिए। ठीक है, सो पंचायती राज सिस्टम वाज कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बाय विच अमेंडमेंट? ठीक है, पंचायती राज सिस्टम का जो था वो अमेंडमेंट के दौरान जो है भारत में लाया गया था। ठीक है, वो किया था कौन से अमेंडमेंट के तहत? 73rd अमेंडमेंट के तहत, और म्यूनसिपैलिटी 74th के। ठीक है, सो देख सकते हो आप, हाँ 74 अमेंडमेंट के तहत जो है म्यूनसिपैलिटी लाया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है यूनियन की? वो है हिंदी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमरजेंसी प्रोविज़न जो है कौन से पार्ट में दिया गया है? ठीक है, कौन से पार्ट में एमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में बताया गया है? वो बताया गया है पार्ट 18। ठीक है, पार्ट 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल एमरजेंसी कैन बी
प्रोक्लेम्ड अंडर नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर हमें बताई गई है? वो बताई गई है आर्टिकल 352 के अंदर, ठीक है। और 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी, 360 के अंदर यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसमें 52 में हमें नेशनल, देन 56 में स्टेट, देन 60 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल मीन्स स्टेट इमरजेंसी। तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल 356 के आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। और कौन सी स्टेट है भारत की जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है? प्लीज़ कमेंट आंसर। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइनेंशियल इमरजेंसी बताया 360, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, जब भी भारत का संविधान बना उसको अगर टाइम टू टाइम जब उसे अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी तो कौन से आर्टिकल के तहत भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है? वो किया जाता है 368 के तहत, ठीक है। सो चलिए चलते हैं। विच शेड्यूल कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ, कौन से शेड्यूल के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो बताया गया है? तो वो है शेड्यूल 10th, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट कौन से शेड्यूल में बताए गए हैं? वो बताए गए हैं 7th शेड्यूल में, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है? वो किया है ब्रिटेन से, ठीक है। वो किया है ब्रिटेन से। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने उससे क्या बोलते हैं अपने यूएसए से लिए हैं, देन सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से उठाया हुआ है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच बॉडी रिसॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अगर सेंटर और स्टेट के बीच कोई मसला आता है, चाहे वो पानी के रिलेटेड है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है, किसी भी तरीके का अगर सेंटर और स्टेट के बीच कन्फ्लिक्ट होता है तो उसे कौन सॉल्व करेगा? वो करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश, इंटरस्टेट काउंसिल जो है कौन से, यहाँ पे आप देख सकते हो किसके कौन से आर्टिकल के थ्रू एस्टैब्लिश की है? वो है आर्टिकल 263, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर, कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है? तो वो है हमारा आर्टिकल 76, ठीक है। सो चलिए चलते हैं। सॉरी इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सॉरी ये गलत हो गया। सो कैग का जो है वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा डाउट में हूँ, ठीक है। सो इसे आप लोग रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो 49 पे चलिए। जो कैग है उन्हें कौन अपॉइंट करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। विच अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस वोटिंग एज 21 से लेके 18 साल, कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है वोटिंग एज जो है वो रिड्यूस की गई थी? जबकि पहले वोटिंग एज थी वो 21 थी, देन उसके बाद 18 की गई। कौन से अमेंडमेंट के तहत? अमेंडमेंट 61 के तहत जो है वोटिंग एज रिड्यूस की गई है, ठीक है। सो ये थे हमारे 50 MCQs, ठीक है, जो कि रहे इंडियन पॉलिटी पे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसी तरीके से MCQs जो हैं वो हमारे चैनल पर डलते रहेंगे और बाकी यूनिवर्सिटी असिस्टेंट की जो क्लासेस हैं वो भी चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। आई होप ये जो सीरीज़ है आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।